पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा सेट ऑपरेटर है वो क्या काम करता है। सेट ऑपरेटर और जो ज्वाइन लगाते हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे जो पिछले की वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनको आप जाके एक बार देख सकते हैं। अब हम सेट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। सेट ऑपरेटर को एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सेट ऑपरेटर के में कहा जाता है कि जो भी आपके पास सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू दो टेबल्स की वैल्यू को हम कंबाइन करते हैं। ये ज्वाइन की तरह लगता है बट ज्वाइन की तरह बिहेव नहीं करता। जब भी सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू आप दो टेबल्स को यूनियन करते हो तो वहाँ पर एक हमारा रिजल्ट निकल के आता है जिसे हम रिजल्ट सेट कहते हैं। तो हमारे पास सेट ऑपरेटर चार तरह के होते हैं: यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट। अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सेट ऑपरेटर लगाते हैं तो सेट ऑपरेटर में कुछ कंडीशन हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं जो मैंडेटरी है, उसे आपको ध्यान रखना। पहला तो ये है कि नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन बोथ सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी सेम। नंबर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप जितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेते हैं, पहले टेबल के अंदर अगर आपने दो कॉलम लिए तो आपको दूसरे टेबल के अंदर भी दो कॉलम ही रखने हैं, तीन कॉलम नहीं रख सकते। मिसमैच जो कॉलम का है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि आपने जिस ऑर्डर में कॉलम को पहले टेबल के अंदर रखा था वैसे ही आपको दूसरे के अंदर भी रखना होगा। इस साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपने कॉलम रखे हैं पहले टेबल के अंदर और दूसरे टेबल के अंदर, दोनों का डाटा टाइप मिसमैच नहीं होना चाहिए, दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर डाटा टाइप मिसमैच होता है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, आप क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं होगा। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और साथ ही सिंटैक्स भी समझने की कोशिश करते हैं। यूनियन में कहा जाता है द यूनियन ऑपरेट सिलेक्ट ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट, सो द यूनियन ऑल ऑपरेटर इज यूज्ड टू अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू आल्सो। कहने का मतलब ये है कि जब आप यूनियन लगाती हो, सिर्फ यूनियन लगाती हो, तो दो टेबल के अंदर से जो डिस्टिंक्ट रोज होंगी, जो डुप्लीकेट रो नहीं होंगी, उनको लेके आएगा। लेकिन अगर आप यूनियन और लगा देते हैं तो उस केस के अंदर अगर हमारे पास दो टेबल में किसी भी तरीके से डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, हम इस एग्जांपल को रन करके चेक कर लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया। हमारे पास दो टेबल हैं, स्टूडेंट एंड टीचर्स करके। अब इन दोनों टेबल के अंदर हमारे पास दो कॉलम है, एक नेम है, एज है, नेम है और एज है। आप यहाँ पर कॉलम नेम कुछ भी रख सकते हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनका डाटा टाइप सेम होना चाहिए, डाटा टाइप डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो अब हमने कहा है कि आप क्या करेंगे कि जो पहला टेबल हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर है आईडी, नेम और एज। तो आप यहाँ पर आईडी, नेम और एज में मान लो मैं नेम और एज वाला कॉलम लेता हूँ, तो नेम वाला जो कॉलम है वो वैरकैट टाइप का है। और जो हमारा दूसरा टेबल है टीचर्स, टीचर्स के अंदर भी हमारे पास कुछ कॉलम है आईडी, नेम एंड एज। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि टीचर्स के अंदर से भी मैंने नेम और एज लिया। ध्यान रखिएगा कि अगर पहले वाले में मैंने दो एट्रीब्यूट लिए हैं या दो कॉलम लिए हैं या दो फील्ड्स लिए हैं तो आपको दूसरे टेबल के अंदर भी दो फील्ड लेना होगा। अगर आप यहाँ पर चार लेते हैं और यहाँ पर दो लेते हैं तो वो मिसमैच हो जाएगा, और मिसमैच होगा तो जो क्वेरी हम रन करने की कोशिश करेंगे वो एरर थ्रो कर देगा। तो इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था कि मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है कि जब भी आप एक्सप्रेशन लेते हैं पहले टेबल में, तो जितने कॉलम्स आप यहाँ पर ले रहे हैं उतनी कॉलम आपको दूसरे टेबल के अंदर भी रखना होगा। अदरवाइज ये एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल है और टीचर्स नाम से टेबल है। अब अगर हम यहाँ पर इस नेम और एज है तो इसको ऐसे लिख देते हैं एज स्टूडेंट नेम एज, या इसको इस तरीके से भी अगर आप लिखना चाहें स्पेस देके तो आप स्पेस देके लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं स्टूडेंट एज
और यहाँ पर हम कर लेते हैं स्टूडेंट नेम। तो यहाँ जो हमने एलियास लगाया था कॉलम का, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप नीचे भी इन कॉलम्स के नेम दे दीजिए। टीचर नेम, दूसरा है आपका टीचर एज। अब हमने क्या किया, यहाँ पर यूनियन लगाया। जब आप इसका सिंटैक्स देखते हैं तो ये कहता है कि आप पहले टेबल से जो भी कॉलम्स लेके आना चाहें कॉलम्स ले लीजिए। वेयर कंडीशन आपका ऑप्शनल है, आप रखते हैं नहीं रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, आप क्या लगाएं, यूनियन लगाएं या यूनियन ऑल लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि जो वैल्यू हो वो डिस्टिंक्ट हो, दोनों वैल्यू जो हो वो अलग अलग अगर हमें कलेक्ट करना है तो हम वहाँ पर यूनियन लगाएंगे। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि दोनों में अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो भी हमें लेनी है तो यूनियन ऑल लगाएंगे। ऐसे ही इसके बाद है आपके पास दूसरे टेबल के लिए कंडीशन लगाइए और रन कीजिए। अब हम यहाँ पर पहले यूनियन लगाते हैं और यूनियन को रन करके चेक कर लेते हैं कि यूनियन में हमारे पास क्या वैल्यू आई है। जब हमने सेट ऑपरेटर में यूनियन में लगाया तो यहाँ पर इन दोनों को भी आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर टोटल जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, रोज़ हैं, वो 8 हैं और यहाँ पर आपके टोटल जो हैं वो 10 हैं। अब हमने कहा कि जब यूनियन करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो भी आपके पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं दोनों टेबल के अंदर, तो वो सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू को ही लेके आएगा। अगर उसके बीच में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेके आएगा। तो यहाँ पर अगर कुछ कॉलम जो रोज थे वो सेम थे तो वो हट गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे डुप्लीकेट वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर और लगा दीजिए। अब क्या होगा कि दोनों में जितने आपके पास कॉलम हैं, ठीक है, वो सारे ही आपके पास आ जाएंगे। जितने भी रोज़ हैं वो सारे रोज़ आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप, क्योंकि यहाँ मैंने वेयर कंडीशन लगाया है इसलिए इसके हिसाब से काम कर रहा है। आप यहाँ पर वेयर कंडीशन को, वेयर क्लॉज को अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो दो टेबल को यूनियन ऑल लगा के आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब अगर हमने कहा कि यहाँ पर इंटरसेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो इंटरसेक्ट के अंदर क्या होगा, इसका एक एग्जांपल भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर दो हमारे पास दिया हुआ था टीचर, और अगर हमने यूनियन किया तो यहाँ पर जो आपके पास डिस्टिंक्ट था वो आया। अगर इन दोनों के बीच में कोई हमारे पास यूनियन ऑल लगाते हैं तो यूनियन ऑल के अंदर अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू भी आ रही है तो वो डुप्लीकेट वैल्यू भी लेकर यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एज कॉलम के लिए कर रहे थे तो एज के हिसाब से इसने डाटा जो है यहाँ पर फैच किया है। तो मैं अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो नेम और एज के हिसाब से कर रहे हैं तो उसके हिसाब से डाटा फैच करके लाता है। अब हमारे पास दूसरा आता है इसके अंदर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि दो जो आपके पास टेबल हैं उन दो टेबल के अंदर जो आपका कॉमन रो है जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, इंटरसेक्ट में सिर्फ वही आपके पास रिजल्ट सेट निकल के आएगा। तो इंटरसेक्ट को कहा जाता है, इंटरसेक्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू फैच रिकॉर्ड दैट आर कॉमन बिटवीन टू सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो दो सिलेक्ट स्टेटमेंट के बीच में यानी दो टेबल के बीच में जो जो रोज कॉमन है वो रो हमारे पास मिल जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमने समझाया है कि अगर आप इंटरसेक्ट करेंगे तो जो दोनों के अंदर कॉमन है वही हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स भी सेम है। आप पहले टेबल का एक्सप्रेशन लेते हैं, वेयर कंडीशन लें या ना लें डिपेंड करता है आपके ऊपर, और इंटरसेक्ट करें, यूनियन की जगह इंटरसेक्ट कर दीजिए और दूसरे टेबल को यहाँ पर उठा लीजिए। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है इंटरसेक्ट के लिए।
तो इंटरसेक्ट को अगर आप लगाते हैं और रन करते हैं तो देखिए यहाँ क्या होता है, जो दोनों के अंदर आपके पास रोज कॉलम, जो रोज आपके पास कॉमन थे, वो सारे रोज हमें इसने यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब थर्ड कंडीशन जो हमारे पास आती है, फोर्थ कंडीशन जो हमने कहा एक्सेप्ट कंडीशन आती है, तो एक्सेप्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट में कहता है कि दिस ऑपरेटर विल रिटर्न यूनिक रोज फ्रॉम द लेफ्ट क्वेरी। यानी जो लेफ्ट टेबल आपने बनाया है या लेफ्ट, ये जो पहला आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा रखा है, इसके अंदर जो भी यूनिक रोज होंगी, ध्यान रखिएगा, जो भी यूनिक रोज होंगी पहले वाले सिलेक्ट स्टेटमेंट में, वही ये उठा के लाएगा। क्वेरी दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द राइट क्वेरी रिजल्ट, कहता है कि जो आपके पास ये लेफ्ट के अंदर कॉमन है, वही सारा जो आपके पास रो है वो उठ के आएगा। तो अगर आप एक्सेप्ट को रन करते हैं तो एक्सेप्ट के लिए सिंटैक्स आपके पास वही होता है जो पहले हमने देखा है, यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्ट कीवर्ड लग जाता है। तो जब आप एक्सेप्ट को रन करोगे तो यहाँ पर दोनों के अंदर में जो लेफ्ट साइड में कॉमन था, वही ये रो हमारे पास उठा के लेके आए हैं। अगर आप टीचर्स और इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्ट स्टेटमेंट आता है, इसको हम थोड़ा और क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि जो एक्सेप्ट का रिजल्ट आया है वो आया है डेंट एंड जो। तो हमारे पास पहला जो टेबल है वो है आपके पास ये वाला। इस टेबल के अंदर आप देखो यहाँ पर डेंट और जो है लेफ्ट के अंदर, ठीक है। ये आपका राइट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो राइट के अंदर डेंट और जो है वो अवेलेबल नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये आपके पास 1 to 10 के अंदर डेंट और जो अवेलेबल नहीं है। तो जैसे इंटरसेक्ट में उसने कहा था कि भाई आप जब एक्सेप्ट ऑपरेटर लगाते हैं तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड के अंदर यूनिक रो है, और जो आप लेफ्ट और राइट को ये कंपेयर करेगा तो ये हमेशा क्या करेगा, लेफ्ट में यानी पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इस टेबल के अंदर जो भी यूनिक रो होंगी उन्हीं यूनिक रो को लेके आएगा। तो मैं आपको इसे रन करके इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि तीनों तरह के ऑपरेटर में काम किस तरीके से होता है और किस तरीके से ये दोनों तीनों ऑपरेटर, चारों ऑपरेटर जो हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा है कि आपके पास नेम और एज आपने लिया, यहाँ पर भी नेम और एज लिया। तो हमें इस स्टेटमेंट के अंदर, इसके अंदर जो आप इनको क्या करें, हटाते जाएं। जैसे हैरी है, अगर यहाँ पर हैरी है हट जाएगा। उसके बाद आपका पीटर है तो यहाँ पर पीटर हट जाएगा। उसके बाद आपका मेगान है, मेगान हट जाएगा। उसके बाद रोज़ है, रोज़ हट जाएगा। तो जो हमारा बच जाता है उसी को ये उठा के लाएगा लेफ्ट टेबल से। तो ये हमारा एक्सेप्ट ऑपरेटर कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे सेट ऑपरेटर जो हैं वो वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वाइल्ड कार्ड जो है वो किस तरीके से काम करता है, इसके हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके हमें रिक्वायरमेंट क्या है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि लाइक ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो वाइल्ड कार्ड जो है वो लाइक ऑपरेटर के साथ ही काम करता है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये एक सर्च पैटर्न है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर कुछ आइटम्स को अपने टेबल के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो वो वाइल्ड कार्ड यूज़ करके हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग हमारे पास इसके सिंबल्स हैं जिसके बेस पर हम वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका परसेंटेज सिंबल है। तो यहाँ पर कहता है इट इज़ यूज टू मैच एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ, यानी कोई भी स्ट्रिंग किसी भी लेंथ की हो उसको मैच करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्कोर है इज़ यूज टू मैच ऑन अ सिंगल कैरेक्टर। अगर आप अंडरस्कोर लगा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले सिंगल, कम से कम उस लेंथ के अंदर एक कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा आपके पास है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इट इज़ यूज टू मैच ऑन एनी कैरेक्टर इन द ब्रैकेट। इसका मतलब ये है अगर आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी कैरेक्टर रख देते हैं तो उस कैरेक्टर को ये ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारे पास आता है इट इज़ यूज टू मैच ऑन एनी कैरेक्टर नॉट इन द ब्रैकेट।
कहने का मतलब ये है, अब जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर नॉट ए बी सी, अगर हमने ब्रैकेट के अंदर नॉट ए बी सी लगा दिया, वुड मैच ऑन एनी कैरेक्टर दैट इज़ नॉट ए बी सी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस सिंबल को यूज़ करते हैं और उसके बाद जो भी कैरेक्टर आप लगा लेते हैं वो उस स्ट्रिंग के अंदर नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर आप किसी रो के अंदर किसी स्पेसिफिक, या हम कहें किसी टेबल के अंदर कुछ आप सर्च करना चाहते हैं, किसी स्ट्रिंग को सर्च करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न के बेस पर, तो उसके लिए हमें वाइल्ड कार्ड यूज़ करना चाहिए, और ये हम लाइक ऑपरेटर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास आता है, हम कुछ एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये वास्तव में वाइल्ड कार्ड किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए पहले हम इसे लिख लेते हैं कि हम अभी करने क्या वाले हैं। अभी हम वाइल्ड कार्ड को समझने वाले हैं, एक एक करके हम समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल था, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टीचर्स। तो पहले आप इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को रन कीजिए। यहाँ पर हमारे पास नेम दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस टेबल में नेम को किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से सर्च करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एक करके हम देख लेते हैं जो एग्जांपल हमने दिया है। पहला कहता है, एक एग्जांपल है लाइक LO एंड परसेंटेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज से पहले ऑल द नेम दैट बिगिन विद LO। कहने का मतलब ये हुआ कि परसेंटेज से पहले आपके पास जितने कैरेक्टर हैं वो आप उस नेम के अंदर सर्च करेंगे कि वो अवेलेबल है या नहीं है, यानी उस स्ट्रिंग के अंदर वो अवेलेबल है या नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कहा सिलेक्ट, आप क्या है यहाँ पर नेम हमने लिया हुआ है, नेम फ्रॉम टीचर्स वेयर नेम लाइक, जो नेम है वो किस तरीके से हमें ढूंढना है अपने इन रिकॉर्ड्स के अंदर। तो रिकॉर्ड्स के अंदर अगर हमें ढूंढना है नेम लाइक, हमने क्या किया कि इसको कहा, यहाँ कोटेशन मार्क लगेगा, कोटेशन मार्क के अंदर मान लो मैं पहला लेटर लेता हूँ P, और दूसरे लेटर को मैं यूज़ करता हूँ E, और इसके बाद मैं लगाता हूँ परसेंटेज। तो इस साइन का मतलब ये हुआ कि भाई आपका जो टीचर्स नाम से एक आपने टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल के अंदर जितने भी आपने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं उन सब रिकॉर्ड्स के अंदर आपको क्या करना है, नेम को सर्च करना है। और नेम को किस वे में सर्च करना है, नेम को सर्च करना है कि भाई पहला लेटर जो 2 होना चाहिए वो PE से स्टार्ट होना चाहिए, बाद में आप कुछ भी लगाएं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इसको रन कर देंगे तो यहाँ पर क्योंकि एक ही नेम है तो इसने हमें एक ही नेम दिया है। अब अगर आप इसके अलावा इसमें कोई और नाम ढूंढना चाहें जो लगता है आपको यहाँ पर डुप्लीकेट है, तो आप उसे ढूंढ सकते हैं। अब सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर क्या देता हूँ कि मुझे एक एग्ज़ाम्पल दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या आता है, LO है। अब यहाँ पर परसेंटेज पहला है और एंड किसी से भी होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर एक आपको और एग्ज़ाम्पल लेके बताते हैं। हमने कहा कि अगर 2 परसेंटेज लगा दिए, इसका मतलब इनिशियल कहीं से भी हो, लास्ट कुछ भी हो, लेकिन उनके बीच में मुझे RR जो है वो मिलना चाहिए। तो मैं देखता हूँ क्या ये पैटर्न हमें काम करके देता है। हाँ जी, तो इसने क्या किया कि हमने इसको कहा था कि भाई आप स्टार्ट किसी भी जो आपके पास कैरेक्टर है उसमें किसी से भी हो, किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, एंड भी किसी से होना चाहिए, बट उस स्ट्रिंग के अंदर मुझे बीच में RR मिलना चाहिए। तो ये उसने हमें दे दिया। अब अगर हम क्या करें कि इसको इस तरीके से लिखें RY, तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में तो कुछ भी हो लेकिन लास्ट में मुझे RY मिलना चाहिए। तो अगर आप इसको
इस पैटर्न के बेस पे सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर आर वाई लास्ट में हमें मिल जाता है। तो ये तरीका है। अब और आगे हम देखते हैं, जैसे ये वाला तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि इनिशियल और जो लास्ट में है वो कुछ भी हो सकता है, बीच में आपके पास कुछ पर्टिकुलर आइटम जो है वो आप डिमांड कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने कहा कि अगर आपने अंडरस्कोर लगाया तो ये पहला एक अंडरस्कोर जो होता है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि एक एग्जांपल लिया कि मुझे 3 लेटर जो है वो पता करना है। 3 लेटर से हमें अपने नेम वाले कॉलम को सर्च करना है, जिसमें पहला जो है आपके पास कुछ भी है लेकिन लास्ट में आपके पास आरटी हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, ये है और आर वाई है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या कोई आपको आइटम मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने कहा था यहाँ पर ऑल 3 नेम्स एंडिंग इन आरटी, यानी जो भी आप नेम ले रहे हैं, ठीक है, वो जो है आपके पास क्या कहते हैं, सिर्फ 3 लेटर वर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपने पहला अंडरस्कोर लगाया, दूसरा आपने आर लगाया, फिर टी लगाया। तो उसके कंपैरिजन में हमने बनाया है कि मुझे 3 लेटर वर्ड सर्च करना है जिसके अंदर ये हो। अब ज़रा हम इसको टेबल को रन करते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या है देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको आर कर देता हूँ, ये हो गया आपके पास, और इसको 2 बार अंडरस्कोर कर देता हूँ। अब ये क्या सर्च करके देगा मुझे, ये देखिए हमने 2 बार अंडरस्कोर लगाया है, यानी पहले 2 कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। आपके पास लास्ट के जो कैरेक्टर हों वो आर आर वाई जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी मुझे एक ऐसा नेम सर्च करना था जिसमें सिर्फ 5 लेटर होने चाहिए और उसके एंड में आर आर वाई मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर जो है एक बार एक कैरेक्टर के लिए रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया तो अब 3 बार मैंने अंडरस्कोर लगाया है, और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे कोई रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि 6 लेटर का मेरे पास कोई भी वर्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। इसके बाद आ जाता है कि लाइक डी के, हमने कहा कि इसके बीच में जो कुछ होगा वो होना चाहिए। तो इसका मतलब कहता है ऑल नेम दैट कैन बिगिन विद डी और के। इसका मतलब कोई भी नाम जो है, ये एग्जाम्पल है, उसे हम अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि अभी हमने कहा था कि आप जब ब्रैकेट में डाल देते हैं तो इसका मतलब जितने भी कैरेक्टर आपने ब्रैकेट में डाले हैं वो उन कैरेक्टर्स को ढूंढने के लिए जाता है। तो अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं, मैंने कहा कि अगर मैं कहता हूं, यहाँ पर हम कुछ ढूंढ लेते हैं, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे मैं P से देख रहा हूँ, L से देख रहा हूँ, J से देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर दिया PLJ, यानी स्टार्टिंग में इनमें से कोई भी होना चाहिए और लास्ट में आपके पास कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर जब रन किया तो इसने 3 लेटर से जो जो मुझे मिले, P से जो मिला वो दे दिया, L से जो मिला वो दे दिया, और J से जो मिला वो दे दिया। सिर्फ इसने पहला लेटर सर्च किया, पीछे कुछ भी था उसको इसने सर्च नहीं किया। तो ये हमारे पास तरीका है कि अगर आप ब्रैकेट में एक से ज़्यादा लेटर को सर्च करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट में डाल दीजिए और उसके बाद आगे जितना भी है वो उसको उस हिसाब से सर्च करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर आपने ब्रैकेट में डाला फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया तो क्या हुआ, मतलब कहता है कि ऑल 4 लेटर दैट एंड्स इन EAR एंड बिगिन विद A और D। तो इसका मतलब ये हुआ कि A से D के बीच में कोई भी लेटर हो। अब ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ये कहता है कि लास्ट में आपके पास कुछ पर्टिकुलर लेटर होना चाहिए। तो लास्ट में मैं इसे लिख देता हूँ RRY मुझे मिलना चाहिए, और
स्टार्टिंग में मैं दे देता हूँ ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। मैं ए से जेड तक दे देता हूँ, कहता हूँ स्टार्टिंग में ए से जेड तक कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में मुझे आर 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 वाई जो है वो मिलना चाहिए। तो अगर आप इसको करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी 4 लेटर वर्ड जो था वो नहीं था। तो फिर हम क्या करें, क्योंकि यहाँ तो इसने 5 लेटर वर्ड के लिए लेटर नेम जो है उसको ढूंढने के लिए कहा, यहाँ तो इसने सिर्फ 4 लेटर के लिए कहा था, क्योंकि हमने कहा कि ऑल 4 लेटर यानी 3 तो आपका पीछे है और एक इसे सर्च करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला लेटर है उसके बाद ये आपके पास लेटर है, यानी 3 लेटर का ही बना हुआ है। अगर आप आर आर वाई वाले ढूंढते हैं तो कितने लेटर के हैं, ये और ये जो हैं इसमें 5 लेटर हैं। तो आप इसमें यहाँ पर एक के बाद कुछ इस तरीके से लगा के चेक कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। हमने क्या किया, अब इसको 5 लेटर बना दिया है कि भाई पहला जो भी हो वो ए से लेकर जेड तक में कुछ भी है उसको ढूंढ लो। दूसरा आपके पास जो भी आ रहा है आने दीजिए, और लास्ट में 3 लेटर जो है वो मुझे आर आर वाई मिलने चाहिए। तो इस तरीके से ये सर्च करके हमें आइटम दे देता है। अब इसके बाद हम कंडीशन देखते हैं नॉट वाला। नॉट वाला यानी वो इंक्लूडेड ही नहीं होना चाहिए। तो नॉट वाला भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। हमने कहा स्टार्टिंग में तो आप डी से सर्च कीजिए, लेकिन सेकेंड लेटर ऑल नेम बिगिन विद डी एंड नॉट हैविंग सी एज द सेकेंड लेटर। लेकिन सेकेंड लेटर जो है वो सी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लें, हमने क्या कहा कि भाई पहला लेटर जो है वो आपका पी होना चाहिए, लेकिन दूसरा लेटर जो आपके पास है वो ई नहीं होना चाहिए, और लास्ट में आपके पास कुछ भी आ रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या कोई रिज़ल्ट दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे पास अगर टीचर्स के नेम को आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पी ई है। तो हमने कहा कि पहला आपके पास कुछ भी हो जाए लेकिन दूसरा लेटर ई नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखता, इसको कहता भाई ए से जेड तक कुछ भी ढूंढो पहला, ठीक है, लेकिन दूसरा लेटर ई नहीं होना चाहिए और बाकी पीछे कुछ भी हो, तब देखिए क्या कहता है ये देखिए इसने जो भी ढूंढा ए से लेकर जेड तक में सारा ढूंढा, लेकिन सेकंड लेटर इसमें ई वाला कोई भी आइटम जो है वो लेके नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा कि सेकंड लेटर आपका ई नहीं होना चाहिए। लास्ट में आप कुछ भी लगाएं इससे फ़र्क हमें नहीं पड़ता। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सर्च पैटर्न जो है हम यूज़ कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है हमें उसके हिसाब से सोचना होगा, और उस हिसाब से हम इन वाइल्ड कार्ड को सर्चिंग के लिए जो भी हमारे पास टेबल के अंदर आइटम्स हैं उसके अंदर जो स्ट्रिंग आपके पास है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारा वाइल्ड कार्ड कहलाता है।